सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे के साथ साजिद हुसैन और ताहिरा खान का अस्सलाम वालेकुम। और हफ्ता और इतवार आप हमें देखते हैं सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान लाइव, और कोशिश करते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव शो लेके हाजिर खिदमत हों। मुल्क में क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, मईशत किस सिमत जा रही है। पाकिस्तान तारीख के महंगे तरीन दौर से गुज़र रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स एंड फिगर कह रहे हैं। निजी NGO से जो सर्वे किया है 7.1 महंगाई का जो रेशो है पहुंच चुका है। बात करेंगे इस पे कि हमारे लोग इस पे मुल्क में क्या चल रहा है, उस पर वैल्यू एड क्या कर रहे हैं। आज भी स्टूडियो में कुछ दोस्तों, कुछ मेहमानों को हमने मधु किया है। सबसे पहले मैं तारुफ इरमा खान है जी, आप रिनोन एंकर पर्सन हैं, खुश आमदीद कहेंगे इरमा आपको, गुड मॉर्निंग। उनके साथ एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका फ़ैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, अच्छी फ़ैशन डिज़ाइनर हैं आप, फ़रा लतीफ़ में ज्वाइन किया। आपको भी बीबी खुश आमदीद कहेंगे, कैसी हैं आप, ठीक हैं। उनके सीनियर साफ़ी सैयद असलम परवेज़, बहुत शुक्रिया सर असलम, आपने भी टाइम दिया। पहले ज़रा आगाज़ करते हैं, इरमा एंकर ना होती तो क्या होती, और एंकर ही क्यों आपने, ये तो बड़ी मुश्किल फील्ड है। सर एंकर ना होती तो क्या होती, जो एक इंसान की एक वो विलिंग और एक वो होता है, जज्बा होता है सबका, और सब जब छोटे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है बड़े होकर क्या बनोगे बड़े होकर क्या बनोगे। तो मेरा एक माइंड में यही होता था कि मैंने खिदमत हल्क करना है, क्योंकि मैं सोशल NGO से एसोसिएट करती हूँ, और मेरा जो अंदर से जो एक आवाज़ आती है ना, वो यही है कि डू समथिंग फॉर पुअर पीपल। ठीक है। तो मेरा जो है, एंकर ना होती तो मैं सोशल वर्कर होती, और मुझे बहुत सुकून मिलता है किसी की भी खिदमत करके, किसी के काम आकर, किसी के लिए कुछ करके मैं बड़ा रिलैक्स्ड फील करती हूँ और मैं बड़ी खुश होती हूँ। और मैं हूँ एंकर ना होती तो सोशल वर्कर ही होती। अच्छा, कुछ बताएं ना, कब आपने ये सफ़र का आगाज़ किया, कब आपको ऐसा लगा कि मुझे मीडिया लाइन में आना है। सर बस मीडिया लाइन का तो ये है कि मैं जर्नलिज्म में मैंने मास्टर्स किया है, और मेरे पास यही डिग्री है। फिर मेरे कुछ टीचर्स थे और वो यही कहते थे, मतलब उनका एक नज़रिया ये था कि आप जो है इस फील्ड में जाएं, और आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आप में वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, तो इस फील्ड पर जो है आप कुछ ना कुछ अपना कोई किरदार एज एंकर पर्सन, एज अ होस्ट, एक्टिंग वगैरह का तो नहीं, वो मुझे बहुत कहते थे। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ 2-3 चैनल से मुझे ऑफ़र भी आई, लेकिन मैं थोड़ा कैमरा फेसिंग नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं अगर काम करूं तो कैमरे में ना हो, कैमरे में ना हो जी, बस मेरी एक अंदर से था। फिर मुझे शुमाल अखबार में एज अ सप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव की मुझे एक जॉब मिली, जो कि मैं इंटरव्यूज़ वगैरह कलेक्ट करती थी लोगों से जाके, और वो मैंने काम किया। उसके बाद फिर जो है मुझे एक इदारे से ऑफ़र आई, सर बहुत अच्छे थे, वॉइस ऑफ नेशन, कौम की आवाज़ में मुझे एज अ सीनियर पर्सन उन्होंने ऑफ़र की। तो उन्होंने कहा कि आपने कल से आना है। बस मेरा इंटरव्यू था, दूसरे दिन उन्होंने मुझे प्रोग्राम में बिठा दिया था। तो इस तरह मेरा आना हुआ, और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा सफ़र रहा। अच्छा, फ़रा से भी ज़रा बात। फ़रा, आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं, और अगर फैशन डिज़ाइनर नहीं होती तो आप क्या होती, पहला सवाल ये। मैं फैशन डिज़ाइनर ही बनती। अच्छा, पैदा ही मैं इसी फील्ड के लिए हुई थी कि मुझे शुरू से फैशन से बड़ा लगाव है। हाँ, वो आपको आइडिया हो रहा होगा मुझे देखकर। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है जी। अच्छा, आजकल हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं, वो जो फैशन की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो समझे मज़ीद बढ़ गई है ना। अब तो बच्चों को भी देखें, बड़ों को भी देखें, सब ने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। बिल्कुल। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे नाउअडेज़? सबसे पहले तो मैं वीनस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, स्पेशली मिस्टर असलम जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एंड अब इस टॉपिक पे आते हैं हम कि फ़ैशन से रिलेटेड आजकल मीडिया सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा कर रहा है, हमारा मीडिया है, जो स्पेशली लेडीज़ में फ़ैशन से अवेयरनेस काफ़ी नॉलेज आ गई है,
उनके अंदर काफ़ी अवेयरनेस आ गई है कि फैशन किस तरह का करना चाहिए, किस तरह से आप, और ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, ब्रांड कॉन्शियस हर तरफ आप देख लें कि बस चाहे किस तरह का भी ड्रेस होगा लेकिन वो कॉपी करना चाहेंगी, उसको वेयर करना चाहेंगी। तो आजकल ये चीज़ फैशन ज़्यादा जो है ना सब में फैशन इन है, फैशन सेंस सबको आ गया है, बहुत ज़्यादा समझाना मतलब आजकल तो बच्चा भी जो है ना बिल्कुल उसको बड़ी परफेक्ट ड्रेसिंग चाहिए। जी शूज भी मैचिंग के होने जी चाहिए। हाँ, एवरीथिंग, ज्वेलरी से लेके, लेडीज़ की बात कर लूँ या गर्ल्स हैं तो उनको भी ज्वेलरी से लेके शूज़, बैग और उनका जो आउटफिट होगा प्रोफेशनल आपका काम है, क्योंकि बुटीक्स वगैरह आउटलेट्स जी हैं आपके? जी मेरा बेसिकली ऑनलाइन है जी, ऑनलाइन मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का जो ड्रेसेस डिज़ाइन करती हूँ और ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ, टर्किश ज्वेलरी। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में होती है लेकिन सारी ज्वेलरी है टर्किश स्टोन पे मेकिंग होती है जी। ये भी बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे, क्योंकि आज हम महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं जी। फिर ये भी एक शिकवा है कि जी महंगे ड्रेसेस हैं, फिर फैशन डिज़ाइनर कहते हैं जी जो धागा हमें 2 रुपए का मिलता था वो 20 रुपए का मिलता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर उस पर सोने पे सुहागा जो बड़े नाम हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, वो तो हर आए 2 महीने में सेल दे रहे होते हैं, जी 50% ऑफ, 70% ऑफ। तो ख़रीदार कहाँ जाए? ये ज़बरदस्त बात कही बिल्कुल सही आपने कहा कि कुछ हमारी आवाम में इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है तो अब रेप्लिकास भी बनना शुरू कर दिया है और उसकी कॉपी इस तरह की बनाई जा रही है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। और ब्रांड का जहाँ तक ताल्लुक है, जो ब्रांडेड फर्स्ट कॉपी या ओरिजिनल वो कुछ ज़्यादा मुश्किल होती है अफोर्ड करना, इसके लिए तो वाकई में लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यही है कि ब्रांड की तरफ जाते हैं, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो, ब्रांड पहनना चाहिए। लेकिन ब्रांड है तो बस उसको लेना है। हाँ, फिर हमारे चाहे ताहिरा, हमारे यहाँ फिर भरमबाजी भी तो है ना। बिल्कुल, हमारे यहाँ दिखावा भी तो बड़ा है ना। प्राउड फील करते हैं कि हमने ब्रांड पहना हुआ है जी, चाहे वो शूज हो, बैग्स हो, ज्वेलरी हो। वो ज्वेलरी की जहाँ आपने बात की, मुझे एक लेडी याद आ गई, वो शायद मेरे ही शो में आई थी, वो बार बार ऐसे कर रही थी, बार बार ऐसे कर रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरे साथ जो को होस्ट थी खातून एंकर, उन्होंने मुझे कहा कि ब्रेक जब हुआ, मुझे कान में कहा कि वो दिखा रही है कि उन्होंने गोल्ड की चूड़ियाँ पहनी हैं। अच्छा, तो वो दिखा रही है बार बार, कोई मतलब ताकि हमारी इंटेंशन तो भाई बार बार चलता है। अब उतना उन्होंने लेट सपोज आज सोना 4 लाख से भी अबव कर गया, बिल्कुल ऐसे अगर वो अपने बाजू में 50 लाख पहन के बैठी है तो भाई बनता है उनका। यहाँ पे हमने थोड़ी इनकी मुश्किल आसान कर दी है। हमारी ज्वेलरी सारी गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड पॉलिश है, और जो अब गोल्ड तो इतना एक्सपेंसिव हो गया है, तो जो अगर शादियों में बच्चियों को गोल्ड देना चाहते हैं तो ये इसका ऑल्टरनेट है, गोल्ड प्लेटेड सेट दे सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल गोल्ड लुक देता है। गोल्ड तो गोल्ड तो गोल्ड है ना, सोना तो सोना है भाई। अक्सर फिर ससुराल में ये ना उसको सुनने को मिल जाए कि वो नकली सोना लेकर आई है। लेकर आ गई। हमारे यहाँ ये लड़की हमारी की सोसाइटी में बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट हो है, जाएगी कि हमें क्या नकली करें सोना क्या दिखाया करें, ये है ही कि सोना जरूरी है अब देना। आपने जब ये बात की तो अब चूंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ससुराल वालों को बता दें भाई, आर्टिफिशियल दिया है, बड़ा महंगा है ये। नहीं ना आजकल। अच्छा मैं देखिए ना, क्योंकि शादी है ना, हम आजकल हमारी सोसाइटी ने बड़ी मुश्किल कर दी है। लड़का बेचारा कमा कमा के घिस जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने शादी करनी है, तो फिर सामने से डिमांड्स आनी है ना। अच्छा भाई क्या डिमांड है? भाई 2 सेट चाहिए गोल्ड के, मिनिमम बता रहा हूँ आपको। ये अभी मतलब एक क्या कहते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की डिमांड आपको बता रहा हूँ। वो कहेंगे जी 2 सेट चाहिए गोल्ड के। अब वो बच्चा परेशान, अच्छा 2 सेट चाहिए। वो पूछेगा भाई बताओ यार ये कितने का है? वो बोलेगा भाई ये आराम से आपके 8 से 10 लाख के बनेंगे। वो बोलेगा नहीं भाई। अच्छा उसके बाद फिर उसको जी बैंक्वेट को देखना है, फिर जी खाने को देखना है, नहीं चूड़ियां भी हो भाई, चूड़ियां, लोग आएंगे, जी, 4 जी, तो बैंगल्स होंगे। होने चाहिए। फिर वो बोलेगा जी अभी शादी को रहने दो,
अगले साल देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने मुश्किल नहीं बना दिया मामला? नहीं, अब ये होने लगा है। चूड़ियां तो दो। नहीं, हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो अपनी बच्चियों को वेडिंग में या वलीमे रिसेप्शन के लिए इमिटेशन जो ज्वेलरी होती है वो डिजाइन करवा रहे हैं जी, वो बनवाते हैं और वो भी एक्सपेंसिव होती है, ऐसा नहीं है। सर, इसका एक और 20,000 अच्छा आसान है। 25,000 बात सोने की है ना, सोना तो सोना है। वो आप एक सेट दे सकते हैं, बट आपने अगर अपना इवेंट निकालना है, जैसे वेडिंग है वो तो या चलता फिर वलीमा रिसेप्शन है, तो उसमें आर्टिफिशियल आजकल वो तो सारी चल रहे हैं, ब्राइड ये तो- यही पहन रही हैं। हाँ, ये तो चल रहा है, लेकिन एक वक्फा ले लेते हैं सर। वक्फे के बाद इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान की मईशत पर भी किसी मईशतदान से, किसी बिजनेस लीडर को भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे की बात है। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक फ़ोन कॉल शामिल करेंगे और PMC पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के सीनियर कोऑर्डिनेटर मियां खुर्रम शहजाद ने हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है। आपको हम खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे में। मियां साहब सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। मियां साहब, मौजूदा वफाकी हुकूमत तरक्की, खुशहाली, तामीर, ये अच्छी अच्छी बातें जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पर अक्सर हमें सुनाई देती हैं, क्या ये हकीकत पर मबनी है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जी इस वक्त पाकिस्तान बड़ा बेहतरीन और अपने अच्छे टाइम में गुजर रहा है। ठीक है। और जहाँ वफाकी हुकूमत की बात करें तो वफाकी हुकूमत ने ही इस मुल्क को दुनिया में एक नई पहचान दी है, एक नई शक्ल दी है और तरक्की की राहें खोल दी है। अगर आप पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात करें तो पाक अमेरिका ताल्लुकात माजी में जैसे हमारे तजर्बात रहे उससे कई गुना बेहतर इस वक्त हमारे उनके दोस्ती के और दीगर जो है ना इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है ना वो बड़े बेहतरीन इस वक्त वो कंडीशन है। ठीक है। सऊदिया की बात करें तो सऊदिया ने हमारे जितने भी माजी में ताल्लुकात रहे हैं इस वक्त वो बेहतरीन जो है ना पाकिस्तान में एक हमारा पार्टनर है और उनका बल्कि दफाई निज़ाम जो हमने उनके साथ MOU साइन किया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और चाइना की बात करें, चाइना आप देखें पहले ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर चुका है और 2030 तक वो उसका जो है ना मजीद पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्वादर और दीगर जो है ना इस तरीके से वो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट करने का वो प्रोग्राम रखता है। मियां साहब, ये भी पाकिस्तान की बताइएगा मजमूई सूरत इस वक्त बड़ी बेहतरीन है। सॉरी फॉर इंटरप्ट मियां साहब, जराए बता रहे हैं कि आज या मंडे को चीफ ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन निकलने वाला है और पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा। देखिए जी, 27वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद, नाफिजुल अमल होने के बाद, मैं समझता हूँ किसी नोटिफिकेशन की अभी कोई वजाहत की या उसके आने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 27वीं तरमीम में बड़ा वाजिया लिखा हुआ है कि 27 नवंबर 2025 से लेके 30 नवंबर 2030 तक जो है, 27 नवंबर 2030 तक जो है फील्ड मार्शल साहब चीफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की उस राह में शामिल हो चुका है जिसके हम माजी में ख्वाब देखते थे। आप 2026 को देखेंगे कि 2026 का साल पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और बेहतरी का साल होगा और पाकिस्तान दुनिया में एक नए चेहरे के साथ, एक नए मॉडरेट को जो एक पाकिस्तान का रोशन चेहरा है वो आपको नजर आएगा। ये जो आप रोशन चेहरा जिसकी आप और मैं हम बात कर रहे हैं मिलकर, जिस खुशहाली की बात कर रहे हैं, ये खुशहाली, ये तरक्की, ये 2026 का तरक्की याफ्ता मुल्क,
ये इमरान खान साहब की बहन को नजर नहीं आ रहा? देखिए, बदकिस्मती से खान साहब अपने दौरे हुकूमत में जब वो बरसर इक़्तिदार थे, वजीर आजम थे, तो वो फरमाते थे कि जनाब आपके पास बेहतरीन ताकतवर तरीन वो जो है ना, वो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप इस पे आए, अपनी आवाज उठाएं। और इसी बना पे वो वजीर आजम भी बनाए गए, क्योंकि उनका बयानिया यूथ ने, पाकिस्तान की नस्ल नौ ने वो कबूल किया और उस बयानिए के बाद ही वो वजीर आजम बने। लेकिन आप देखें कि गुज़श्ता रोज उनकी बहन नौरीन नियाजी साहिबा ने इंडियन मीडिया पे बैठकर जो पाकिस्तान की बातें की, इमरान खान की बातें की, वो अपने ही भाई की नफी कर रही हैं, तहरीक इंसाफ की ही नफी कर रही हैं। और इंडियन मीडिया कभी भी पाकिस्तान की फेवर में, पाकिस्तान की तरक्की में कोई बात नहीं कर सकता, मासवाए पाकिस्तान को किसी न किसी स्टेज पे परेशान करने में या पाकिस्तान को कमजोर करने में वो अपना किरदार अदा करता है। लेकिन नौरीन नियाजी साहिबा, मैं समझता हूँ कि इसमें ट्रैप हो गई हैं। उनको चाहिए था कि वो बाइकआउट कर देती, उनके पास और जराए थे, डिजिटल मीडिया था, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म दूसरी कई जमातों से मजबूत है, तो चाहे वो इंडियन मीडिया पे बैठ के बात करती, वो डिजिटल मीडिया पे बैठ के बात कर सकती थी। मियां खुर्रम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आखिरी मेरा आपसे सवाल है। आपने कहा कि वो ट्रैप हो गई हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो इतनी उम्र रसीदा खातून हैं, पढ़ी लिखी हैं और फिर एक फॉर्मर वजीर आजम की बहन है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी मुशीर ने, किसी शाह से ज्यादा शाह के वफादार ने उनको कहा हो कि जी आपका ये बैठना एस्टैब्लिशमेंट पर असरअंदाज हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल आपका जो एक बड़ा अहम आपने सवाल उठाया है और ये बिल्कुल मुमकिन बात है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि खान साहब को मरवाने वाले उनके अपने ही हैं। अच्छा। अडयाला जेल में जो इस वक्त वो चक्की पीस रहे हैं, बैठ के मुर्ग मसाले जो खा रहे हैं, ये सारे उन्हीं के जो करीबी रुफका थे, मशीर थे, वुज़रा थे, ये उन्हीं का चट्टा, मतलब वो ये उन्हीं की सारी जो है ना, ये चट्टा बट्टा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको अभी भी कौम डिजिटल मीडिया पे आके कौम से माफी मांगनी चाहिए और इसका वज़ाहती बयान जारी करना चाहिए कि बीइंग ए पाकिस्तानी उनसे गलती हो गई और वो पूरी कौम से शर्मिंदा बिल्कुल है। इसके साथ साथ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए से भी शर्मिंदा है, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो कि उनसे गलतियां हुई, उनके वो जो माजी में कुछ ऐसे मामला थे जिनकी वजह से आज वो अडयाला जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए और गोती मीडिया जो इस वक्त पाकिस्तान के शदीद खिलाफ है, बिलखसूस जो हमने उनको धूल चटाई, वो अपने शिक्की से इतना ज्यादा वो घायल हो चुका है कि वो कोई मौका जाने नहीं दे रहा। तो नौरीन नियाजी साहिबा को सोशल मीडिया पे आके अपना वज़ाहती बयान जारी करना चाहिए कि उनका अटेंशन जो थी वो खान साहब की थी, खैरियत की थी। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का मियां खुर्रम साहब ने, और बहुत अच्छा मुतालबा किया कि आप कौम से माफ़ी मांगें। आप जिस चैनल पर या जिस मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन आपके इल्म में ये नहीं है कि ये वही मीडिया है जो कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले कह रहा था कि पाकिस्तान को हम निस्तो नाबूद कर देंगे। हमने कराची पर भी बम गिरा दिया है, जिन्होंने हम पर 4 दिन तक हमला जारी रखा, हमारे कई मासूम शहीद कर दिए, हमारे मदरसों पर भी इन्होंने बम बरसाए, हमारा कोई इलाका नहीं छोड़ा कि जिस पर इन्होंने ड्रोन तैयारे न फेंके। ये तो हमारे इदारों की जुर्रत को हम सलाम पेश करते हैं। ये तो हमारी अफवाज पाकिस्तान के हीरोज़ जिन्होंने शाहीन के साथ उड़ान भरी और 4 घंटों के अंदर भारत का कला कमा कर दिया। S-400 के साथ साथ उनके कई जहाज़ गिरा दिए। अदरवाइज़ वो तो हम पर हमला कर चुके थे, उन्होंने तो हमारे मासूम, हमारे शहरी मारने थे। तो जो दुश्मन है हमारा, अज़ली दुश्मन है, आप उनके निजी टीवी चैनल पर बैठ के आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रही। आप तो इसका मतलब ये है कि उनको कह रही हैं कि आए आप हमारी मदद करें, आप उनको बता रही हैं कि हम बड़े यहाँ पे मज़लूम हैं। तो ये ना करें, घर की बात घर में ही अच्छी लगती है और कौम से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये अब कौम आपसे मुतालबा कर रही है। आगे बढ़ाती सिलसिले को, हमने एक सहाफ़ी, हमारी सी बड़ी तंजीम है, उसका हमने मौक़िफ़ ले लिया। एक सहाफ़ी हमारे साथ बैठे हैं, असलम साहब
ये क्या हो गया मोहतरमा नौरीन साहिबा को? खैर इसलिए कि सुबह मेरी अभी हुई, आप मेरी तरफ अभी आए ना, तो मेरी सुबह तो अभी हुई है। तो बिल्कुल मैं खुर्रम शहजाद की बात सुन रहा था, बहुत खूबसूरत उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान का तज़िया पेश किया जो हो रहा है और होने के लिए जा रहा है। और जो आप बात कर रहे हैं वो उसके लिए मैं बाद में बात करूँगा। नौरीन की जो बात कर रहे हैं, तो देखें ये तमाम चीज़ें बीइंग एक पाकिस्तानी और बीइंग मुस्लिम, ये कम से कम एक पाकिस्तानी होने के हवाले से कम से कम मैं ज़ाती तौर पर कभी भी पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक दुश्मन के मीडिया चैनल पे बैठ के, जिसकी वजाहत आपने की है कि अभी हम उनसे जंग में हम उनकी मिट्टी चटवा चुके हैं अभी हम कुछ अर्से पहले ही इंडिया को, और उनके चैनल पे बैठ के और आप उनसे कोई मदद तलब करेंगे, जो भी आपने उनसे बातें की, तो बहुत अफसोसनाक है। और मैं नहीं समझता कि हमारे किसी भी पाकिस्तानी को जो वाकई पाकिस्तान का जिसने नमक खाया हो और ब्लड उसके अंदर पाकिस्तान का हो, तो उसके मुंह से ये बातें निकले तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और कौम का कोई फ़र्क, कोई समझदार आदमी, कोई हमारी ख्वातीन, कोई हमारे जेंट्स, कोई हमारे यंगर्स, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप ऐसी गुफ्तगू करें। तो बिल्कुल साजिद भाई ने कहा कि कौम इस वक्त बिल्कुल ये चाहती है कि आप कौम से एंडोज किया ताहिरा से भी हम इस पे ले लेते हैं। आप भी कुछ फूल निछावर कर दें कि ये क्या हो गया, खान साहब की सिस्टर क्यों बैठ गई भारतीय मीडिया टीवी चैनल्स पर? ये कोई प्रेशर नहीं है, जैसे कि ये उनका, मुझे तो लगा एक प्री प्लान सारा कुछ है। हाँ। और ये एक शायद पब्लिक स्टंट भी कह सकते हैं, स्टंट भी कह सकते हैं जी, ये है ताकि एक थोड़ी टीआरपी भी रहे और एक फोकस रहे, मार्केट मैन भी रहे। इस हिसाब से है, मेरे हिसाब से बहुत गलत है ना, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ ज़बरदस्त। और फिर चूँकि ना हमें सियासत रियासत से मुकद्दम नहीं है, रियासत मुकद्दम है, रियासत माँ होती है। सियासत चलती रहेगी अगर रियासत होगी, अगर ये मुल्क ही नहीं होगा तो फिर हम सियासत कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? मैं किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ। मुझे वो वक्त याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो को एसिसिनेट किया गया, मैं उस वक्त शायद मैं कोचिंग से वापसी आ रहा था, हर तरफ क़यामत के मनाज़र थे, गाड़ियाँ जलाई जा रही थी, अफरा तफरी थी, फ़ोन का नेटवर्क बंद हो चुका था, लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, हर कोई कह रहा था कि अपनी जान बचानी है, सबको अपनी जान के लाले पड़े थे। लेकिन किसी ने भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी छावनी, हमारे हीरोज़, हमारे जहाज़, हमारे जो डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी तरफ नहीं देखा किसी ने। अलबत्ता आवाम का नुकसान हुआ, गमो गुस्सा जो था लोगों का, क्योंकि एक अवामी लीडर शहीद हुई तो वो गमो गुस्सा, आवाम की जान और माल का नुकसान हुआ, पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कमोबेश पाकिस्तान भर का अवाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी होनी थी सर? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐलान करना था कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। नौजवान 20-22 साल बिलावल उनके साथ बैठे थे, तब लोगों ने देखा कि ये बेनज़ीर के साहबजादे हैं, अब ये जरदारी साहब ऐलान करेंगे कि सब कुछ जला दो, ख़त्म कर दो, हमारी बेगम को शहीद कर दिया गया। लेकिन उन्होंने जो बात की वो गालबन आज उसी बात की वजह से वो फिर सदर बन गए। उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर साहिबा चली गई, लेकिन वही थी पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए। तो जमहूरियत ज़िंदा रहेगी जी, इलेक्शन भी होंगे, और वी वांट पाकिस्तान, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उन्होंने कहा हमारा लॉस एक तरफ, लेकिन मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि कोई जलाओ घेराव करे। सबको कहा कि वापस चले जाएं और इलेक्शन की तैयारियां करें। ये जो लबो लहजा था कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस वक्त। अगर जो उस वक्त जिन्होंने ये मनाजिर देखे, मैं आई विटनेस हूँ उसका, मैंने वो देखे, तो तब सबने कहा ये क्या हो गया, अमन हो गया सर, दोबारा इलेक्शन हुए, पार्टी जीत गई, बेनज़ीर साहिबा की पार्टी जीत गई। इतने बड़े लीडर भी हमने खोए हैं, लेकिन हमने रियासत को मुकद्दम रखा है, पाकिस्तान पहले। हम आप कई लोग आएंगे चले जाएंगे ये, लेकिन पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद, ये नारा लगाया था हमारे फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब ने। तो ये नारा अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो ये मुल्क, हम हर दाग अपने ऊपर ले लें,
कम से कम इस मुल्क के साथ गद्दारी का दाग नहीं ले सकते हम। हमारा नाम वफ़ादारों में शामिल किया जाए, ये हमारी तरबियत होनी चाहिए। एक सर वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर पॉलिटिक्स में नहीं, इस टॉपिक में ऑफ कैमरा मैं कर लूंगी, लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं, चूंकि हम मैं किसी के हक में नहीं थे हूं। फैशन की और फैशन की दुनिया की कितना इम्पोर्टेंट है। आज रुझान कुछ ज़्यादा है ना, पार्टियां भी हो रही हैं, फिर उस पार्टियों में ड्रेसिंग भी वैसी हमने करनी है, ड्रेसिंग के साथ ज्वेलरी भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, और शादियों का भी सीजन है। आप फराज से पूछ लेते हैं ना कि फराज कलेक्शन क्या कर रहा है, और फिर आप एडवाइस भी देती होंगी। बिल्कुल देती हूँ, और कुछ क्लाइंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं, और जिन लड़कियों की शादियाँ हो रही होती हैं वो मेरे पास आती हैं और मुझसे एडवाइस लेती हैं। सारी चीज़ों को मुझ पे ही डिपेंड करती हैं। इवन मेहंदी का इवेंट होगा, उसका ड्रेस, शादी का होगा, वलीमे का होगा, कलर थीम, उनको हर चीज़ वन टू सारा जो चीज़ें होती हैं शादी की, ब्राइडल की जो सारी चीज़ें होती हैं जो वो करती है, वेयर करती है ना ड्रेस, उसके ऊपर ज्वेलरी मैचिंग कैसी होनी चाहिए, तो सारी चीज़ों को हम गाइड करते हैं और वो माशाल्लाह। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ कि लोगों ने कहा हमने सिर्फ आपसे ड्रेस लेना है, ज्वेलरी हम कहीं और से लेंगे? नहीं ऐसा, या आपकी कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं आपको नहीं ड्रेस नहीं के मेरी साथ ज्वेलरी भी चाहिए? नहीं ऐसी कोई डिमांड नहीं होती है। और मेरे पास ज़्यादातर इसी तरह के क्लाइंट आते हैं जो मुझसे ज्वेलरी भी मैचिंग का ड्रेस, पहले या तो ज्वेलरी बनवाएंगे और फिर उसकी मैचिंग का ड्रेस बनवाएंगे, या फिर ड्रेस बनवाते हैं तो ज्वेलरी भी बनवाते हैं। अच्छा, रवैया अक्सर कैसा होता है आप लोगों का? विलन वाला होता है, कोई चीज़ जब वापस आ जाए हमें नहीं चाहिए, नहीं अब तो नहीं हो सकती वापस? नहीं ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है आज तक मेरे पास। जी सही जी। अगर आ जाए, बाज़ औक़ात ये कहा जाता है मैं ज्वेलरी ले आई हूँ लेकिन माइंड ये चेंज हो वाली, गया, हाँ, माइंड चेंज हो गया, अब नहीं चाहिए। नहीं क्या ऐसा कुछ ऐसा भी कुछ नहीं, भी? मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। ऑनलाइन कैसा जा रहा है? ऑनलाइन बहुत फर्स्ट क्लास, क्योंकि देखें कोविड के बाद, आफ्टर कोविड हमारे यहाँ ज़्यादातर जो सॉरी फॉर ये इंटरप्ट, चीज़ आप आ गई गोल है माल ना, वाला सीन तो नहीं है ना? मैंने आपसे मंगवाया ये और आपने मुझे भेज हाँ, दिया ये स्कैम हो रहे हैं ऑनलाइन में, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ। लेकिन वही वाली बात है कि फिर अगर इस तरह का हम कोई किसी के साथ करेंगे ना तो वो दोबारा हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो पिक्चर में फिर ज्वेलरी उनका बहुत ट्रस्ट अच्छी खत्म हो नजर आ जाएगा रही है, ना। लेकिन जब हमने मंगवाई लो मटेरियल जी। और वो बात नहीं है उसमें, तो फिर क्या किया जाता है? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि हमारी गारंटेड है ज्वेलरी, और उसके मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि स्टोन तो सारे हमारे टर्किश के हैं और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, गारंटेड पॉलिश होती है। तो हमारे क्लाइंट को पता है, कभी भी आज तक हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है कि रिटर्न करने की नौबत आए। ये बहुत अच्छी बात है। चले इरमा, ये बताएं कि सफ़र आपने आगाज़ किया बड़ा सिंपल, आगे क्या करना है? किसी बड़े टीवी चैनल पे बैठ के कोई शो करना है, या कि बस आप खिदमत की खिदमत? सर देखें, सम टाइम्स ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो टाइम के साथ साथ होती हैं, आप सोचते नहीं है वो सब हो जाता है। अब बिज़नेस लाइन भी मैंने की, मैं भी डिज़ाइनर रही। सन 2019 में मैंने अपने सूट डिज़ाइन किए और कुछ सिलेक्टेड लोग होते थे KPK से, लाहौर से, मैं उनको डिलीवर करती थी। मैंने वो काम भी 2 साल किया। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ की, टीचिंग भी मैंने की, मैंने स्कूल में भी पढ़ाया, मैंने जर्नलिज़म भी की, मैं सोशल वर्कर भी हूँ,
होस्ट भी रही मैं, सारी चीज़ें। वक्त के साथ साथ जो भी चीज़ आपके लिए मौजू होती है, अब मैं बैंकर भी हूँ, बैंक में भी मैं जॉब कर रही हूँ, तो वो एडजस्ट करती है। आपको ज़िंदगी के हर वो नए जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो आपको कैचअप करना चाहिए और चैलेंजेस लेने चाहिए, क्योंकि इंसान का सारा वक्त एक जैसा नहीं होता। यही है ना कि जब आप वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ना आप ग्रूम होते हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो आगे से आगे बढ़ता है, तो ये वक्त पे छोड़ देना चाहिए। और जिस तरह अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं उस वक्त आप बिल्कुल इन चीज़ों को, आप नई नई चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस और आप ग्रूम हो रहे होते हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो, जैसे फ्रेंड्स को ही ले लें, जैसे मेरी ये दोस्त है, अच्छे दोस्तों से हमें अच्छी वाइब्स मिलती है। लेकिन नॉलेज तो लेनी चाहिए, लेकिन प्रोफेशन तो एक ही होना चाहिए ना। तो यही मेरा सवाल है कि मतलब आप किस चीज़ मेरा में ज़्यादा खुश फ्यूचर हैं? प्लान तो मेरा यही है कि मैं बिजनेस लाइन में ही आऊँगी, ठीक है। मैंने मेरी क्योंकि फैमिली पूरी मेरी जो फैमिली है वो सब बिजनेस से ही एसोसिएट करती है। मैंने बिल्डर्स के साथ भी काम किया, मैंने प्रोजेक्ट भी सेल करे, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। तो एंड यही है कि मैं बिजनेस लाइन में ही रहूँगी और बिजनेस ही करूँगी और फैमिली बिजनेस ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, कौन सा वो बिजनेस होगा ये भी बताएं। देखें जी, वो बिजनेस जो है वो एक खवातीन को अगर आप देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा उनको क्या होता है, कपड़े, सही, बेहतरीन सूट, अच्छे सूट। तो मेरा माइंड सेट भी अभी उसी तरफ, बुटीक की तरफ। बुटीक की तरफ। अच्छा, जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि सक्सेस हो जाएंगी आप? सर अलकासिबु हबीब अल्लाह, मेहनत से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होते हैं और मैं इस पे ईमान रखती हूँ। आप कोई भी मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर हो, कुछ भी हो, आपको सक्सेस मिलती है, क्योंकि गिर के चलने वाले ही हमेशा और नियत पे कामयाब भी होते हैं। दारोमदार होता है। नियत पर दारोमदार है। अल्लाह ताला नियत देखता है। ये बड़ा कंपटीशन बहुत है, हम डिजाइनर्स में भी बहुत ज्यादा इतना कंपटीशन है। अभी ये रेप्लिका की बात कर रही थी, अल्लाह ताला खुद कॉपी साथ 1, देता है। कॉपी 2, कॉपी 3, कॉपी 4, 5, मतलब कितनी सारा कंपटीशन है। इतना गली महल्ले में भी वेयर हाउस खुले हुए हैं। आपको सना सफीनाज भी मिलेगा, आपको मारिया भी मिलेगा, आपको अलकरम भी, आपको एडिडास, पता नहीं क्या 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 competition ऑनलाइन बहुत इतना है, काम बहुत है ना। अगर आप सिर्फ छुट्टी वाले दिन बैठ के सिर्फ रील्स देखें ना, मैं कहती हूँ 1000 टू एबव गली महल्ले में लड़कियां, बच्चियां, आंटीज, बूढ़ी आंटियां खाने पकाना, मतलब के ईच एंड एवरीथिंग वो वक्त आ गया है कि हर कोई जो है कुछ ना कुछ करेगा। ऑनलाइन ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, वो वक्त आ चुका है। ऑनलाइन की तरफ ज्यादा आ रही हैं फीमेल्स स्पेशली ना। बहुत ज़्यादा जो मैंने एनालाइज किया, खाने पकाने के मामला भी ऑनलाइन जबरदस्त कर, बहुत जबरदस्त है ना। बहुत सारी खवातीन सर घर बैठे हुए, उनके मतलब रेस्टोरेंट, मतलब घर को उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। जी हाँ, पूरा कैटरिंग का सेटअप किया हुआ है उन्होंने। बिल्कुल। तकरीबन जहाँ मैं रहती हूँ 7 घर ऐसे हैं, बेहतरीन खाना, बेहतरीन प्रेजेंटेशन। आप थके हुए, आप एक फोन करो, आपके घर मीठा भी, आपके घर बेहतरीन रोटी बनी हुई ताजी घर की, और वेल ऑफ, मतलब सब वेल ऑफ है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहती है हमारी अर्निंग है भाई, हमें जब आते हैं, हमारे अंदर ये टैलेंट है, हम क्यों ना इसको प्रमोट करें, हम क्यों ना बताएं। खवातीन के लिए वो स्पेशली मैं बात कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि ये खाना पका के भेज नहीं है ना, हाँ। कि हमारी जो सोसाइटी में खवातीन किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। हर शोबे में आपको खवातीन एक्सपर्ट मिलेंगी। खवातीन भी अब जो हमारी अम्मियाँ और नानियाँ, दादियाँ हैं, वो ऑयल बना रही हैं भाई, ये ऑयल लगाओ, वो भी बिक रहे हैं, वो भी बिक रहे हैं, लिटरली सेल हो रही है। फरा की मदर गई अमेरिका लास्ट टाइम, तो उन्होंने एक चूरन इंट्रोड्यूस करवाया अमेरिका में, उनकी इतनी सेल हुई। वो बता रही आंटी, मुझे कह रही है इरमा बेटा, मुझे इतने ऑर्डर्स आए कि मैं बीमार पड़ गई, मैं पाकिस्तान वापस आ गई, मुझे अमेरिका छोड़ के आ गई। मैंने कहा क्यों आई आप? मुझे वो एक साहब की वो बात याद आ गई। वो कह रहे थे कि कराची एक ऐसा शहर है कि आप मट्टी रख के बैठ जाए तो वो भी क्या बिक बात जाएगी। करी आप, क्या बात, जबरदस्त। आप करने वाले बने, यहाँ मट्टी भी बिकती है। बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी बात। इससे सबक हमें मिलता है करने वाला मेहनत और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल, चाहे आपको कितना भी कोई डिग्रेड करे, फिर आज के जो नौजवान हैं वो हिम्मत क्यों हार रहे हैं? नहीं हटना है। चलें फिर ये बताएं फरा, आज का जो जवान है ना, वो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर रश लगा के खड़ा है, वो कह रहा है पासपोर्ट मुझे मिले और मैं बाहर जाऊं, मायूस है। पाकिस्तान के हालात मजबूर कर दिया है हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। इसकी जवाब मैं आपको फ्रस्ट्रेट हो के साथ
इसलिए कि नौजवान यूँ बाहर जाना चाह रहा है कि ज़रा वो पीछे से उनका बैकअप इतना मजबूत रहे, बिल्कुल पैसा उनकी चाहिए। जेब ऐसा ही है। में नोट नहीं है, पैसा करेंसी नहीं कि कोई बिजनेस कर सके। हालांकि पाकिस्तान वो कंट्री है जैसे ना मिट्टी बहुत मिट्टी अच्छी भी यहाँ बात सोना की, बन जाती बहुत है। अच्छी लेकिन बात अब उनके नहीं हाथ रहा। में ऐसे लेकिन कुछ- मेरा ये गरीब यहाँ कहना है- भूखा नहीं उनके सोता। मेरा हाथ ये में कहना इतने- है, आप मेरी बात सुने, कि जिसने पाकिस्तान में नहीं कमाया उसने कहीं नहीं कमाया। कहीं नहीं कमाई। जबरदस्त, बिल्कुल, मैं वही ऐसा बात ही। करने जा रहा हूँ। तो नहीं है, कुछ लोगों में ऐसी इस्लाहियत वो समझते हैं कि हम जॉब ही कहीं कर सकते हैं, या कहीं बाहर जाके कहीं शॉपकीपर बन के या पेट्रोल पंप पे लग जाएंगे, किसी स्टोर में लग जाएंगे, वो ये सोच के जाते क्योंकि हैं। बाहर देखिए, मैं आपकी बात सॉरी काट रही हूँ बीच में से, बाहर ना टैलेंट की कदर है, कदर, हाँ यही बात है, बहुत वैल्यू है, एग्जैक्ट ऐसे ही है। यहाँ नहीं है, यहाँ ना एजुकेशन की बिल्कुल सही। ना टैलेंट की। तो इसलिए वजह नौजवान है। यही कोशिश कर रहा है कि मेरे पास ख्याल नहीं है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ तो मैं बाहर जाऊँ, वहाँ कुछ कमाऊँ। पहले वहाँ मैं कुछ कमाऊँ, कैसी अर्निंग कर लूँ, फिर मैं वहीं बैठ के कोई अपना बिजनेस कर लूँ, या इतना मैं कर लूँ कि पाकिस्तान आगे अपने पाकिस्तान आप आगे को कर लूँ, वापस आके अपने आप को ज़्यादातर ये सेट कर लूँ, पाकिस्तान आगे अपनी कर लूँ, फैमिली को वहाँ business नहीं देखे। कर कोई दिया भी जा अपने सकता माँ है बाप को, पाकिस्तान बहन भाई को घर के छोड़ के नहीं जाना चाहता, मुझे पता है। सर फैमिलियों को मैं देखता हूँ। इनिशियल सैलरी कितनी है हमारी, आपको पता है? इनिशियल कहाँ से एक मास्टर्स डिग्री जाता है अगर जी। किसी भी फर्म में, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता है इनिशियल सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है? 35,000 से। एग्जैक्ट। अब आप वो रेंट निकाल दें, वो वहाँ अपने घर से ऑफिस इतना तक तो बिल आता पहुंचेगा, है, बिल वो आता है, खाना taxes, खाएगा। इतना तो बिजली का बिल आता है। इवन के हमारे गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किए कम से कम 45 से स्टार्ट है, पर होना नहीं चाहिए, है, होना फॉलो चाहिए। नहीं होता, नहीं हो रहा, नहीं नहीं follow होता, हो रहा। कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो वो बेचारा एक नौजवान क्या सोचेगा कि चलो वहाँ मैं पेट्रोल पंप भी चला जाता हूँ, बर्तन भी धो लेता हूँ, एटलीस्ट मुझे 1.5 लाख ऊपर तो मिलेगा, बिल्कुल। कुछ तो मुझे बचेगा। वो ये सोचने पे मजबूर है, रोजगार नहीं। मैं कहती हूँ कराची सबको पालता है। पालता है। कराची में यंगस्टर ने छोटे छोटे स्टॉल, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स ये लगाए हुए हैं। आप निकले ब्लॉगिंग करें। डॉक्टर्स एक खातून थी, बेवा थी, उसने अलहिदमत हॉस्पिटल नाजमाबाद के बाहर ही समोसे और पकोड़े और इस टाइप की चीज़ें बहुत साफ तरीके से वो बना रही है। वो कह रही है कि पूरे ख़ानदान ने मुझे, मेरे ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सब ने मुझे आउट कर दिया। मैंने अपना ये आगाज़ किया, मैं डेली के 5 से 6 हज़ार रुपये उसका स्टार्टिंग था, मैं कमा रही हूँ, बताएं। मैं लेकिन किराया food भी का दे रही हूँ, business मैं है। बच्चों को Food का एजुकेशन भी, business में आपको उसका बहुत जज्बा अच्छा था, response उसकी मिलता है। हिम्मत थी, उसने स्ट्रगल करी और उसको रिजल्ट्स मिले। मैं कहती हूँ अगर आप में पोटेंशियल है और आप कुछ कर सकते हो, तो मैं कहती हूँ कराची माँ है, सबको पालता है। सबको पालता है। और बिल्कुल जी, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं, मज़ीद डिस्कशन को जारी रखते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। नहीं, उठ के जाना पड़ेगा, ब्रेक पीछे के बाद लगा हुआ है। खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे तरक्की की, खुशहाली की। ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? ये सर सब कुछ उस वक्त मुमकिन है कि जब हम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इस मुल्क के लिए भी हम वक्फ़ कर दें। 1 घंटा ही वक्फ़ कर दें 24 घंटों में, लेकिन हम नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी तो उनमें अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो अपने घर की कामों में, अपनी निजी लाइफ में इतना मसरूफ़ हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हम, मेरी बीइंग अ सिविल सिटीज़न, हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी तो हैं, हम नहीं करते। हमने सब कुछ हुकूमतों के पास छोड़ा हुआ है। मैं आई विटनेस हूँ, जब आप जाते हैं बहुत कुछ दुनिया की हकीकतें देखते हैं। एक साहब कचरा नाले में फेंक रहे थे। मैंने कहा यार, इतना तो दिमाग होना चाहिए तुम्हारे पास, ये नाले में कचरा क्यों फेंक रहे हो? तो भागने लगा। मैंने कहा रुको तो सही, ये इधर क्यों? कह रहा और कोई जगह नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये भर जाएगा, ये लॉस किसका? कह रहा है वो हुकूमत आएगी, खुद ही साफ करेगी। हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। हमें पता है कि ये काम गलत है, लेकिन हम कहते हैं साडा की, जाने दो। फिर हम हुकूमतों पर गरजते बरसते हैं कि नाले क्यों भर गए,
नालों पर तजावुज़ात कैसे हो गई रातों रात? हम ही तो करते हैं। ये सारे गुल हम खुद खिलाते हैं और फिर हम हुकूमतों को बड़ा बुरा कहते हैं। रियली अप्रिशिएट कि हुकूमतें ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत काम कर रही हैं। और कराची में जो हाल है सड़कों का और ट्रैफिक का, अफसोसनाक। ये अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए। बेहतरी की गुंजाइश रखनी चाहिए। और हमें इस वक्त फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है, आप मारूफ बिजनेसमैन हैं, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं, CEO हैं आप टाइम्स ग्रुप के, साजिद अली अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है। साजिद अली अब्बासी साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। हेलो साजिद अब्बासी साहब खुश आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे में। कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। साजिद अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान में तरक्की खुशहाली के इस सफ़र में तामीराती शोबा किस सिमत जा रहा है? जी थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, आपने कॉल पे लिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तामीराती शोबा जो है वो बेसिक कंपोनेंट है हमारी इकोनॉमी का ना। अब इसमें रियल एस्टेट जो सेक्टर है, रियल एस्टेट को हम सिर्फ हाउसिंग समझते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रियल एस्टेट में एग्रीकल्चर भी आता है, रियल एस्टेट में माइनिंग भी आती है, रियल एस्टेट में स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स जो होती हैं हमारे, वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जो डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, या जो भी इससे रिलेटेड है, जो ज़मीन पे जो रियल जो स्टेट है उसके ऊपर जो काम हो सकता है, वो सब रियल एस्टेट में आता है। तो आजकल जो हम हालात देख रहे हैं तो हाउसिंग सेक्टर या इसमें तो काफ़ी डिक्लाइन है, उस तरह से नहीं चल रहा जैसे कुछ सालों पहले था, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और काफ़ी सारे प्लानिंग में। तो अल्लाह करे कि इस पे मजीद तेजी आए। बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस मुल्क का, रियल एस्टेट का और डेवलपमेंट्स का। हमारे पास इतनी बड़ी आवाम है, 250 मिलियन लोग हैं जो इस मुल्क में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टैलेंटेड और मल्टी डिसिप्लिनरी लोग हैं जो कि यहाँ रहते हैं। तो मुझे तो काफ़ी कुछ नज़र आता है, लेकिन राइट नाउ कुछ ऐसा लगता है कि एकदम से शुरू हुआ है लेकिन वो बूम नहीं आ पा रहा है। साजिद, अल्लाह ने चाहा। सॉरी फॉर इंटरप्ट, साजिद अली अब्बासी साहब, आप हाई राइज एक्सपर्ट हैं ना, और कराची दुनिया और पाकिस्तान के उन मुल्कों में इस शहर का शुमार है जहाँ पे हमें बुलंद-उबाद, हमें खूबसूरत बिल्डिंगें नज़र आती हैं, अच्छे अच्छे हमारे पास आर्किटेक्चर्स हैं और वो आर्किटेक्चर हमें अच्छी बिल्डिंगें और अच्छे मैप बना के देते हैं और फिर आप भी उन्हीं में आपका शुमार है। तो कुछ बताएंगे हमारे देखने वालों को कि कराची में और कौन सी अच्छी इमारतें बनने जा रही हैं? जी कराची में तो काफ़ी सारे कोई 100 बल्कि 200 प्लस प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन हुए हुए हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर और अच्छे फसाड के साथ, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, क्योंकि हमारे लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, दुनिया भर में देखते हैं, तो उस चीज़ों को लेकर आने चाहते हैं। लेकिन अब अभी तक उन इश्यूज़ को हम हल नहीं कर पाए हैं जो कि अथॉरिटीज़ के साथ हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल मसले हैं हमारे शहर के अंदर। हम अगर अच्छी इमारतें बनाना चाहते हैं दुनिया की जैसी, तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह का करना होगा। अदरवाइज ये 200 या 400 500 इमारतें डिज़ाइन भी हो जाएं लेकिन मैच्योर नहीं हो पाएंगी, और अगर ज़्यादा बना ली और सब कुछ बन गया उस तरह होता है तो फिर चौक हो जाएगा पूरा शहर। अच्छा, इस पे तो फिर मैं खतर कलाम, सॉरी साजिद भाई, आपने चूंकि बात की अथॉरिटीज़ की, तो एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर, जिसको आबाद कहते हैं। उसके जो मौजूदा चेयरमैन हैं जनाब हसन बख्शी साहब, वो तो बड़े दिलेर आदमी हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, शायद वो अपने डोमेन से भी ज़्यादा बढ़कर काम कर रहे हैं। तो कुछ इम्प्रूवमेंट आई है उनके आने से? जी हसन बख्शी साहब माशाल्लाह आबाद के चेयरमैन हैं और दूसरी दफ़ा भी अनअपोज वो इलेक्ट हुए हैं और आगे उन्होंने कंटिन्यू किया है इन्हीं काविशों को और उनके इस मकसद को, इस काम को देखते हुए, और उनके साथ काफ़ी डिस्कशन होती हैं। तो हमेशा यही बात होती है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, हमें हमारे बायलॉज उस तरह के बनाने हैं जो कि पाकिस्तान को, कराची को एक अच्छा सिटी की तरह रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि अभी भी हम देखें तो हमारे सिटी को
उसकी रैंकिंग हम अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर देखेंगे तो काफी नीचे है। और अगर हमने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं लिए तो बहुत बुरे हालात हम आगे देखते हैं। तो हसन बख्शी जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। वो एक माइंडसेट जो है हमारे मुल्क का या हमारे लोगों का, हमारे शहर के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, उन्होंने काफी उसमें चेंजेस की तरफ उनको माइल किया है कि हमें किस तरह से काम करना है। अथॉरिटीज का जो एक माइंडसेट है कि ये किस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, खास तौर से इलीगल कंस्ट्रक्शन, जिसको मैं भी बहुत अपोज करता हूं, जो मैं अभी भी कहूंगा कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी, कच्ची आबादियां होंगी, तो आप किसी को लाके, क्या आप दुबई जाते हैं आपको वहां कोई कच्ची आबादी नजर आती है? या आप कहीं सऊदी अरब जाते हैं तो वहां कोई कच्ची आबादी नजर आती है? या आप कहीं अमेरिका जाते हैं तो वहां कोई कच्ची आबादी नजर आती है? या आप किसी भी ऐसे कंट्री में जिसको आप टारगेट कर रहे हैं कि हमें दुबई बनना है, हमें फला बनना है, हमें सिंगापुर बनना है, तो वो सब कुछ कंट्रोल किया गया ना। आप जाएं डिफेंस के साथ, एक हर फेज कहीं ना कहीं आप देखेंगे कच्ची आबादी लगी हुई है, क्लिफ्टन के साथ एक कच्ची आबादी है। आप किसी भी इलाके एक अच्छे एरिया को लें, उसके साथ एक कच्ची आबादी आपके साथ है। तो आप किस तरह से सरवाइव करेंगे? वहां फिर क्या होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वहां उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है और वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो ओवरऑल जो बाहर लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसके प्लॉट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर फिर जो इधर से सेटलर्स होते हैं वहां के साजिद अली अब्बासी साहब, एक मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है कि चूंकि आप आबाद के मेंबर भी हैं और फिर आप एक बड़ी एसोसिएशन से वाबस्ता हैं, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो अंडरपासेस हैं या जो फ्लाईओवर्स हैं, फुटपाथ्स हैं, तज़ीन व आराइश के जितने काम हैं, पार्क्स हैं, सड़कें स्पेशली फोकस अगर हम सड़कों पे करें, क्योंकि ई चालान की वजह से आवाम में एक गमो गुस्सा है कि पहले आप हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो दें फिर हमसे आप चालान लें, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आबाद का मेंबर हूँ, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मैं भी मेंबर हूँ, आईपी का भी मेंबर हूँ और एक शहरी भी हूँ इस मुल्क, कंट्री का और इस सिटी का। तो ई चालान के हवाले से जो बात है वो लोगों का, शहरियों का कहना सही है कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर दें फिर लगाएं। बिल्कुल, डिसिप्लिन भी जरूरी है। तो डिसिप्लिन होना चाहिए किसी भी कौम को जब भी तरक्की करेगी। दूसरा, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ये कब बने थे? ये तो जो हमारे ओल्ड एरियाज हैं ये तो अंग्रेजों के दौर में है, प्री पार्टीशन लोगों ने डिजाइन किए थे, आज तक हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं। कुछ जगहों पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर 2000 के बाद हमने बनाया, फिर उसके बाद हमने अब कुछ जो हमारे बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स थे, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, जो कि मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स थे, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको बनाया। जब तक वो बनेंगे उसके बाद जो है वो आउटडेटेड हो चुके होंगे, उस वक्त तक और आबादी बढ़ जाएगी। जिस रेशो से कराची ने अपनी डेंसिटी बढ़ाई है, पॉपुलेशन बढ़ी है कराची की, उस हिसाब से जो डिजाइन आज से पहले किए गए थे वो तो चौक हो चुके हैं, वो कंजेस्टेड हो चुके हैं। आपको इसको रीप्लान करना है, उन ओल्ड एरियाज से निकल के नए एरियाज की तरफ जाना है, नई स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स करनी है। दूसरी बात यह है कि जो भी जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो क्या करें, वो सिर्फ आपको बता सकते हैं, बाकी काम तो अथॉरिटी का है ना। जो कराची को चाहिए, मास्टर प्लान चाहिए कराची का, मास्टर प्लान लेकर आए। शायद वो बन भी चुका है, वो 2-3 दफा इधर से उधर हो रहा है। कराची का मास्टर प्लान होगा तो पता चलेगा कि बिल्डर्स ने कहाँ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करनी है, सिंध गवर्नमेंट ने कहाँ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करनी है, कहाँ हमें पानी के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, कहाँ हमें रोड के प्रोजेक्ट्स, मास ट्रांजिट को किस तरह से लेके चलना चाहिए, कहाँ हमें नई आबादियां बनानी चाहिए, कहाँ हमें अपने कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स बनाने चाहिए, कहाँ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट्स बनाने चाहिए, कहाँ स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट्स बनाने चाहिए। ये सारी प्लान्स करने पड़ेंगे ना हमें, और ये नहीं करेंगे तो फिर आप वो एक न्याज स्टेडियम है उसमें भी कोई मैच देखने नहीं जाता। आपको एक स्पोर्ट्स का डिस्ट्रिक्ट बनाए जहाँ पे जाके लोगों को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मिल सके, एक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाए, एक एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बनाए जहाँ पर वो शायद बना हुआ भी है, कोई नॉमिनेटेड जगह भी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, आप वाटर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए। बेहतरीन सर, रियली अप्रिशिएट। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साजिद अली अब्बासी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। आप कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं और कराची आए थे और आपने बताया, आपने तजवीज़ दी, रियली अप्रिशिएट। और इरमा, आपको भी शिकवा है
कि ये चालान के पैसे ज़्यादा ले रहे हैं? ले रहे हैं, शिकवा तो है, लेकिन मैं जो इस वक्त मेरे जो एक बात है मैं शेयर करना चाहूँगी, कराची के जो रोड्स हैं ना इस वक्त उनका बहुत बुरा हाल है। आप यकीन कीजिए कि अगर कोई खुशी से कहता है कि हमने कराची जाना है और कराची देखना है, वो आके जस्ट गोट क्वाइट, वो कहते हैं ये कराची, ये हम कराची ये है। आई कांट इमेजिन। मुल्तान से मेरी एक दोस्त आई, एक दोस्त मेरी लाहौर से आई, और भी लोग आते हैं, वो जस्ट यही कहते हैं कि इतना गंदा कराची, ये बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, रोशनियों का शहर, और ये हालात। तो आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद, आप रोड्स देखें, आप ग्रीनरी देखें, आप खूबसूरती देखें, कि किस चीज़ की कमी है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? ये सवाल है मेरा। यहाँ ये क्या हाल, आप बाहर जाते हैं, सिर्फ लगता है कि हम खड्डों में, और लगता है कि हम पहाड़ों से उतर के नीचे आ रहे हैं, कि क्या अगर आपकी इजाज़त तो असलम साहब से पूछ लूँ। पूछ लीजिए। चले असलम साहब बताएं सर। जनाब साजिद भाई, मैं महसूस कर रहा हूँ ये ख्वातीन जो मेरे सामने बैठी हैं एज ए मेहमान इस वक्त मेरे पास, तो जब ये एंट्री हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हम इतने बजे घर से रवाना हुए तो इतनी देर में पहुँचे। अच्छा, लेट हो गया सड़कों की वजह से। बहुत अफसोस का मैंने इजहार किया, तो मैंने वजह पूछी, कहीं आप तो कराची में रहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं कराची में रहता हूँ। कहीं आपकी सड़कों का हाल देखा है ना आपने? मैंने कहा बिल्कुल मैंने देखा। मुझे अफसोस है कि आपको एक प्रोग्राम में मदऊ किया गया और अब इतनी तकलीफ़ उठा के जो है प्रोग्राम में पहुंच रही हैं, तो यकीनन ये तो ख्वातीन है, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि सबसे हसास तबका है हमारा, ये हमारी सोसाइटी का, दुनिया का, ठीक है ना, ख्वातीन। तो जब ये इतनी तकलीफ़ उठा के आ रही हैं, तो जो जेंट जो हर वक्त जो है सफ़र में रहते हैं और नौकरियों के लिए निकलते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? ये तो चलें, ये तो खैर मेरे सामने वर्किंग वूमेन बैठी है, वर्किंग वूमेन बैठी है, तो वो तो रोड पे फंस के रह जाए ट्रैफिक पे। जहाँ ट्रैफिक का इशू एक तरफ, वहाँ रोड्स का भी इशू है। जी, बहुत बड़ा इशू। जगह जगह कंस्ट्रक्शन इतना हो रही है रोड पोल्यूशन, पे। इतना पोल्यूशन कराची में। चालान के हवाले से मैं यही बात करता रहा। अपने हमारे जो वज़ीर बल्दियात है नाज़िर शाह साहब से भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ, और हमारे जो मुर्तज़ा भाब है हमारे यहाँ के हमारे मेयर, नाराज ना हो जाए। नहीं नाराज नहीं होंगे, मैं वो आप वक्तन मेरी मुलाकात भी रहती है, मैं कह भी चुका हूँ ना फिर चली जाए। मैं कह भी चुका हूँ कि सर थोड़ी सी अब तवज्जो दें। तो मैं अभी जैसे ख्वातीन बात कर रही थी ना कि मेरे मुल्तान से मेहमान आए और लाहौर से मेहमान आए, तो मुझे बहुत तकलीफ का एहसास हुआ कि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। कभी नहीं आएंगे, इतनी गंदी कराची, चलेंगे। हमें कहीं ना कहीं दर्द होता है, दर्द होता है, दुख होता है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये जो आपने कहा है। चले वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और अब ज़रा हम नए सेगमेंट में आ चुके हैं और पूछेंगे अब पसंद नापसंद। इरमा सिंगिंग और गाने सुनने से भी लगाव रहा होगा, और बहुत सारे हम पाकिस्तानी तो वैसे गाने गुनगुनाते भी हैं, है ना। आपको कोई पसंद का सिंगर? मुझे तो पाकिस्तानी तकरीबन सभी पसंद हैं। कोई एक फेवरेट? जैसे मुझे सज्जाद अली सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। बहुत पसंद है। तो फिर और सज्जाद राहत अली का फ़तेह मुझे अली आप खान। मैंने गाना भी हमने सुनना है आपसे, जो योर वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग वो सुना है। मैं आपको बात, फरा की आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाती चलता है। है वैसे, चलता है आवाज़ का खैर है। अच्छा, बाथरूम सिंगर चलेगा। कोई इशू नहीं है। हाँ, सज्जाद अली को डेडिकेट करें। कोई आप मुझे बताएं कौन सा? आप सज्जाद अली का डेब्यू सॉन्ग बाबरी चकोरी। अरे इतना मुश्किल गा। अच्छा, चले फिर उसके तो सुर लगाते आगे आ जाते हैं लगाते ना, ही आगे था। आ जाते हैं ना। मैंने एक किताब लिखी है। सिंड्रेला वाला अच्छा है। हाँ, हाँ, दोस्त सुना दें। बहुत सारे हैं अब। हाँ ना, आप सोचे ना, मैं इसीलिए तो आपको मौका दे रहा हूँ। अब ऐसा करते हैं, पहले फरा से हम स्टार्ट लेते मैं- हैं, अच्छा, जब तक वो मैं फरा- सोचती हूँ। वो देखिए ना, वो फरा। चले मैं फिर असम साहब के पास जाऊँ। चले असम साहब सुना दें प्लीज, एक कोई गजल ही सुना दें अपने ज़माने की।
वो सुना दें मेहदी हसन की रंजिश ही सही। चलो है ना? एक क्या काम बात मैंने है। सुनाई सुना है नहीं। प्लीज प्लीज, सुना है एक बार, सुना है जब तक ये याद कर लें। हाँ। रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही ऐसे तो मरासिम न सही फिर भी कभी तो ऐसे तो मरासिम न सही फिर भी कभी तो फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही फिर जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखें जी, अब असलम साहब के पास हम जैसे उन्होंने अब आपके पास राहत फतेह जी की आप प्लीज। हाँ सुना प्लीज लेते प्लीज हैं। प्लीज 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 जी जी। मैं पता हूँ थोड़ा सा एक तो आपका और सोचने का मौका दे रहा हूँ। ये गुनगुनाया मैंने इसलिए कि कॉलेज लाइफ में अपने मेरे साथ आपने वो देखा होगा, अगर आप लोग याद हो, फातिमा जाफरी एक होती थी सोहेल राना के प्रांत में, जो सितारे और कौन से गाने, और वसीम सज्जाद, तो वो मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही थे। तो उनके साथ हम कभी कभी क्लासों में बैठ के ना महफिल जमालिया करते थे। तो अच्छा। वो अच्छी नाते भी पढ़ती थी फातिमा जाफरी, वसीम सज्जाद भी टैलेंट है बहुत बड़ा। तो उनके साथ ग्रुपिंग थी हमारी थोड़ी सी, तो वहीं से थोड़ा सा शौक तो नहीं कहूँगा कि बहुत गाने का शौक है, लेकिन आवाज़ में कुछ है इस अंदाज से है। आवाज़ बहुत में अच्छा थोड़ी सी वाकई आवाज़ थोड़ी सी में, अच्छी बहुत लगी, अच्छी थोड़ा आपकी रेडियो से आवाज़ मैं है। मुतालिक रहूँ। बस में तलबा मैंने बहुत किया, तो ये आवाज़ मेरी वहाँ से थोड़ी रन करती हुई आ रही है, लेकिन ये कि गुलकारी नहीं की मैंने। आपकी आवाज के बाद तो मैं बिल्कुल भी गाने के मूड में नहीं ओह देखिए विड्रॉ कर लिया आपने। और कोई प्रैक्टिस आपने तो ये विड्रॉ कर लिया। ये तो भाई हमारे कभी कह देते हैं बस एक लाइन साजिद तो- सुना दूंगी। चलो एक लाइन सुना है, चलें चलें ठीक है डन है, ऐसे आ ही जाए। है, ऐसे ही है। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी बहुत अच्छा, है, बहुत अच्छा। मोहब्बत भी जरूरी है, बिछड़ना भी जरूरी है। ठीक है। ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। चले चले कोई इशू नहीं है जी। अब प्रोड्यूसर साहब अगर कॉल पे, लाइव कॉल पे आ चुकी हैं उम्मे फरवा, जो कि प्रेसिडेंट हैं एज पेरेंट CSS एसोसिएशन की, तो राब्ता बहाल करवाएं उनसे अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं है तो। अदरवाइज़ हम प्रोग्राम को आगे की सिमत लेके जाएं। फरा, आपका कोई फेवरेट सिंगर? नाजिया हसन। ओह नाजिया हसन एंड जोहेब हसन। यस। सुना है फिर नाजिया तो फिर पाकिस्तान में जो कहते हैं ना पॉप सिंगिंग को लाने में उनका बड़ा कलीदी किरदार है। उनका काफ़ी सारे सॉन्ग बड़े फेमस हैं, बट कोई एक जो दिल को छू दोस्ती जाए। से रिलेटेड मैं एक सुना है, सॉन्ग सुना है। दोस्ती से जी रिलेटेड। प्लीज प्लीज प्लीज। सबसे महंगी है, क्या बात है। चलती रहती है रुकती नहीं, दोस्ती जबरदस्त। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरे लिए हाँ मेरे लिए सबके लिए दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। बहुत आला। थैंक यू। चले जबरदस्त। वैसे ये वो ज़माना है कि नाजिया हसन और जोहेब हसन ने पॉप सिंगिंग में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था बर्रे सगीर में, नॉट ओनली पाकिस्तान। इंट्रोड्यूस करवाने वाली वही है। हाँ बर्रे सगीर में। तो अल्लाह पाक आपको जन्नत में बहुत बड़ा मकाम दे। आमीन आमीन। आप आज हम हमें नहीं है, लेकिन आपकी यादें ताज़ा हैं। आपकी गाने, हर चीज़ आज भी आपके जो फैंस हैं आप उनके दिलों पर राज करती हैं। और दोनों बहन भाई बहुत अच्छे टैलेंटेड गुलकार थे। आज हम में नहीं है नाजिया हसन, गलबन जोहेब हसन साहब तो बाहर मुकीम है, लेकिन नाजिया बहुत टैलेंटेड थी। अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज़िंदगी नहीं दी, लेकिन
मैंने भी बहुत सारे उनके सॉन्ग सुने, मेरा बड़ा भी दिल लगी बहुत थी। शोहरत हासिल की बहुत उन्होंने। अर्ली कम एज टाइम में उन्होंने बहुत फेम शोहरत हासिल किया, खूबसूरत और खूबसूरत, बहुत इतनी कम लोगों ज़्यादा के हिस्से में खूबसूरत, आता है ये। बिल्कुल हसीन। और फिर ऐसा कहे नजरें खा गई बेचारी, सही कह रहे नहीं हैं, कहा है ना? जा सकता है बिल्कुल। है ना? सही कह रहे हैं। ये कहा जा सकता नजरें है। खा स्टाइल, उनकी जी। ड्रेसिंग, दोनों बहन भाइयों की सर एक उनका और नाम लूं मैं हुस्न। अगर आपकी इजाजत हो। एक थे वहीद मुराद साहब, ओह, मैंने बड़ा सुना है क्या बड़ों से पर्सनैलिटी थी। कि वो चॉकलेटी हीरो जी, कहे जी, जाते जी। थे उस वक्त। जी, हमने भी पिक्चर्स में ही देखा उनको, या उनकी कोई मूवी की क्लिप देखी, तो उससे आइडिया हुआ है उनकी पर्सनालिटी ऐसा कोई नहीं है आज कहते हैं ना तक one and पाकिस्तान only। में। हाँ। उस टाइम पे वन एंड ओनली थे। या चॉकलेटी हीरो। है ना, ये मैंने यही सुना है उनके लिए। असलम साहब, आपके पसंद के हीरो? फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से पूछा हाँ। आप? मोहम्मद अली मोहम्मद अली, हीरोइन? मोहम्मद अली। हीरोइन और उनकी मिसेस, ज़ेबा। ज़ेबा। अच्छा, बहुत प्यारी जोड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा। आपकी पसंदीदा खातून ज़ेबा है? नहीं, खातून तो यूँ मैं एज ए आर्टिस्ट मैं बता रहा हूँ नहीं, आपको। खातून भी बताए ना साहब। अब उनकी वाइफ अगर शो देखेंगी ये देखें। तो फिर ये कैसे कहेंगे? वन एंड ओनली मेरी वाइफ। अब मुझे इनको ऐसा लगा घर कि भी आप जाना ये है। कहेंगे सभी। नहीं, वन एंड ओनली मेरी वाइफ। अच्छा, अच्छा, ओके। एक बात और थोड़ी सी मैं रन करूँ। मैं इस वक्त मेरी वाइफ मिसेज जो है ऑन ईयर, यकीनन ये हम लाइव चल रहे हैं तो प्रोग्राम देख रही होंगी, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरा घर जाके क्या हाल होगा? देख क्यों? लीजिए, आप पूछिए। भाभी को पैगाम कर हाँ, दें, पूछिए दे क्यों, दीजिए एक क्या हाल होगा? मैसेज। मैं इसलिए कह रहा हूँ, फरा मेरे सामने बैठी हैं, ये बुटीक भी चला रही हैं और अपनी चीज़ें भी दिखा रही हैं, ज्वेलरी भी दिखा रही हैं। तो वो जाती हैं मुझसे सवाल करेंगी कि आपने क्या देखा, क्या परचेज करेंगे? फरा से मेरा रब्ता कराएं ताकि मैं भी कुछ अपने ऑर्डर्स दे दूँ। तो मैं यूँ परेशान बैठा हूँ इस वक्त। तो on air करवाएं, बैठ के- फरा ज्यादा खर्चा नहीं करवाएगी, करवा हाँ, लें। नहीं, मैं आप ख्याल रखूंगी, ज्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगी। मिलेगा आपको। मुझे उम्मीद है। हाँ, डिस्काउंट के साथ, मिसेज मेरी सुन रही डिस्काउंट के होगी साथ। कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखे, मैंने बिल्कुल उनके लिए जो है ना पार्टी जो है बुक कर दी है इंशाल्लाह। तो बस ये सूरत हाल है। और सर चले जी, मुझे प्रोड्यूसर साहब एक वक्फे का कह रहे हाँ, हैं। चल एक वक्फा लेते हैं और कोशिश करें कि मुस्बत चीज़ों को हाईलाइट करें, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिविटी को फ़रोग दें। बिल्कुल सही। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम गालबन आखिरी सेगमेंट में आ चुके हैं और ये थोड़ा सा हमारा सेगमेंट कंक्लूजन की तरफ होता है, तामीर और तरक्की की तरफ होता है। फरा, सोसाइटी में ना बर्दाश्त की कमी है, कैसे हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें? आपने दोस्ती का गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो अदम बर्दाश्त हो गई है कैसे? मतलब आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं है। खत्म हो गई है अब्बू की बर्दाश्त। कॉल आ रही है, उसने वही नहीं लेनी। जी, कोई तजवीज़ क्या देंगे? सोसाइटी किस सिमत जा रही है? सोसाइटी की बात करूंगी तो सोसाइटी की में ही जो लोग हैं, मैं अपनी भी बात करूंगी, बर्दाश्त वाकई में खत्म हो गई। हाँ हाँ, किसी चीज़ का इंतज़ार करना या सब्र का मुजाहरा करना, वो चीज़ आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है। एक अफरा तफरी फैली हुई है, हाँ हाँ बेइंतहा। हाँ, इसकी रोकथाम के लिए किन चीज़ों पर काम करना चाहिए? तो बढ़ता ही जा रहा है मामला। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सबने मिलके करना चाहिए ना। हाँ हाँ, बट यहाँ तो किसी के पास ना सब्र है, किसी को ना अच्छा बोलो बर्दाश्त तो बुरा लग जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है ना? ये वो वाली कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ तो नेकी करते हुए भी डर लगता है। ऐसा ही है। कि गले ना पड़ जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप इस पे कुछ ऐड करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसमें यही ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको रिश्ता रखना है ना, तो आपको दरगुजर करना है, आपको माफ़ करना है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं मयार रहे और दोस्ती और रिश्ता और बहन भाई से लेके
एक फील्ड में हम जाते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो दरगुजर आपको करना है, माफ़ आपको करना है, रिश्ता भी बच जाएगा, ज़बरदस्त। अहमियत भी होगी, और जो है वो आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, उसके रिजल्ट्स आपकी ही पर्सनालिटी को मिलेंगे। सामने वाला जो भी करता है इग्नोर आपने करना है, रिश्ता जब ही बचेगा, वरना नहीं बचेगा। और ये ये वो एडवाइस, कच्ची डोर है ना और जो आपने बांध के रखनी ये जो है। कच्ची डोर है, ये जो नए कपल्स हैं, ये उनके लिए भी है, जो उनके नए लिए नए रिश्ते। देखिए, दो में हाँ, से किसी एक को ना, हाँ, किसी एक को पत्थर बनना है। ओ, जब Compromise करना जाकर है। दोनों ही अगर एक दूसरे को कंप्लेनर बन जाएंगे तो रिश्ता कत्ल है। और आजकल आपको पता है तलाक की शरह बहुत 99% ज़्यादा, हो गई है। बहुत ज़्यादा। उसकी वजह क्या है? अदम बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। तो आपने रिश्ता बचाना है ना, तो आपने दरगुजर करना है। पेशेंस खत्म हो गया है लोगों का, आपने बिल्कुल खत्म हो गया है। कि रिश्तों की कोई पहचान कुछ भी रखें, कहे ना, किसी- आपने एक तो शिकवा नहीं करना, कंप्लेनर नहीं। एग्जैक्ट अगर दो बहन भाई है ना, बहन ने एक बहन के साथ बुरा किया है, बदतमीजी की है, जो भी किया, वो अपनी माँ तक को नहीं बताया। अगर माँ को भी बताएगी तो माँ बहन से कहेगी तुमने किया, वही रिश्ता खत्म। आज के बाद तुम और मैं बहन भाई नहीं। देखें, बहुत हर खराब किसी दौर को में। उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों के साथ तस्लीम करना चाहिए। असल में देखें ना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ नहीं देखनी चाहिए, उनकी बुराइयों के साथ भी तस्लीम करो। और अच्छाइयों को ज्यादा हाईलाइट करें कि अच्छाई ज्यादा है, बुराई को दबा दें, रिश्ता बच जाएगा। देखिए ऐसा है कि इस माशरे में ज़ाती तौर पर हम कुछ भी नहीं है, हमारी रिश्तों से पहचान है, रिश्तों से हमारी अपनी घरों से पहचान है, अपने माँ बाप से पहचान है, अपने मैं भाई, हम समझे कि मैं कोई भी ऊंची चीज़ नहीं हूँ। जो मेरे रिश्ते हैं ना, जी, वो मुझे कैलकुलेट करते हैं, वो मुझे देखते हैं, वो दूसरों को बताते हैं कि ये हमारा भाई है, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये हमारे फला बिल्कुल रिश्ता सही, है। तो बिल्कुल ये सही। रिश्ते जो है ना, रिश्ते जितने आप मजबूत रखेंगे ना, वो आपकी पहचान है। आप जाती तौर पे कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो रिश्ते हैं जिनको आप वो निभा रहे हैं, आपको बचाने हाँ, हैं, वो वो आपको आपको और मुझे बचाने हैं। बस। जो कहे ना आपको, बिल्कुल। हाँ भाई गलती हो गलती गई, हो आप ठीक हम गलत, रिश्ता बच जाएगा। आप कहोगे भाई तुमने कैसे कहा, सही बात। रिश्ता खत्म, दरवाजे बंद, बंद। माँ बाप के दरवाजे बंद, आपको दरगुजर करना है। लेकिन कुछ लोगों में रिश्तों को ईगो बचाना है। होती है ना, ईगो बस। तो मार दो, ईगो ईगो को रिश्ता मार देना बचाना है चाहिए। तो ईगो को मारना जब भी पड़ेगा। आपके अंदर इग्नोर करने की सलाहियत पैदा होगी, वरना तो ईगोइस्टिक जो है लोग वो ज़्यादा हैं। और मैं समझती हूँ कि आजकल रिश्ते नहीं बच रहे हैं। नहीं बच रहे ना। सब्र खत्म हो एक चुका है दिन लोगों में के एक अंदर। दिन में आप सिटी कोर्ट चले जाएं, एक दिन में 35 से 40 तलाकें, एक दिन में, एक शहर में। तो आप महीने का क्योंकि लगाएं, बर्दाश्त खत्म हो गई फिर है। साल का लगाएं। बिल्कुल। अच्छा, बोथ साइड, दोनों साइड से हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा नहीं कि आप किसी अब लड़की को आप सिर्फ कसूरवार blame नहीं कर ठहराएंगे सकते। या दोनों तरफ। वजह क्या है? महंगाई। देखिए, हर तबके से हर चीज़ एसोसिएट करती है ना। अगर कोई गरीब है तो जाहिर है महंगाई तंग करेगी। एक बीवी एक जोड़े का मुतालबा करेगी, चप्पल का मुतालबा करेगी, उसकी तनख्वाही 30,000 है, वो 15,000 घर का किराया देगा, वो दाल सब्जी खिलाएगा, वो उसको क्या प्रोटेक्शन देगा? ठीक है, क्या देगा उसको? अगर घर बचाना है तो उसको खामोश होना है और उसको देखना है मेरे शोहर की जेब में नहीं है, जो कि खवातीन नहीं हाँ, करती। दोनों ने वो मिलके कहती कंप्रोमाइज कहती करना है है, ला कर दो, compromise। वो कहता है कहाँ से ला कर दूं, खुदकुशियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं। सर भाई, ये बर्दाश्त बात में खत्म। इजाफा करूँ मैं आपकी, हाँ। कि जैसे पहले हमारी फैमिलियों में एंगेज मैरिज होते, खानदानी तौर पे जो होते थे ना, वो रिश्ते कामयाब थे और अभी तक कामयाब सही कह है। रहे तो हैं मैं आप, अपने नौजवानों सही कह रहे से, इस टॉपिक की बात हो रही है तो मैं यही कहूँगा कि जो पसंद की शादियाँ हो रही है, उनका बुरा हाल जो है ना, वो कोर्टों में जाके ख़त्म हो जाता है, वो पसंद वहाँ ख़त्म हो जाती है। मैं थोड़ा सा तो मैं disagree समझता हूँ करूंगी कि थोड़ा सा आपकी बात उससे- से। चलो डिसएग्री करिए, चलो Disagree जी ये जी है जी। कि point, आप- हाँ, डिवोर्स हाँ। जो है सिर्फ लव मैरिज में नहीं, अरेंज मैरिजेस में भी बिल्कुल होता ऐसे ही है, सही ये कह नहीं रही कहा हैं। जा सकता है कि मैं agree फैमिली में करूंगी शादी इस लेकिन है। उसका रेशियो बहुत कम है। मेरे हिसाब से एंगेज मैरिज में उस पर उसका रेशियो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, रेशो ना हो होने के सकता है, बाद। लेकिन ये आपने कहा ना फैमिलीज में पहले होती थी। देखें, अगर डिवोर्स होनी है दोनों सूरतों में हो मैं जाती है। फैमिलीज की बात नहीं कर रहा, फैमिली में शादी कर, मैं ये नहीं कर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अरेंज मैरिज, ये नहीं कि जो फैमिली आपके बड़े जो आपके लिए रिश्ता तय कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसी की तरफ हमें वापस आ जाना चाहिए। तो ये जो तादाद है ना मुख्तलिफ तरह का,
ये सब खत्म हो जाएगा, हमें कोर्टों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। या मेरा कहने किसी का के हो जाओ या हाँ, किसी को अपना हाँ, बना अपना लो, बना ये लो। जो ये- दो ये- चीजें ये हैं तो ना, है, ये ये तो चीजें है। नहीं है अब, बिल्कुल अब ये नहीं है ही नहीं। तो कोई भी एक मानने को तैयार नहीं है कि मैं बड़ा हूँ और कोई किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं है। कि अपनी तो गलती किसी एक को एक्सेप्ट ही नहीं ना करते, जो अपनी बचाना है। गलती एक्सेप्ट नहीं करते वहीं से झगड़े शुरू वहीं होते से हैं शुरू फिर। होते हैं। बर्दाश्त घूम फिर के मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो दो गाड़ी की व्हील्स की तरह है, अगर दोनों लेकिन बैलेंस पर है तो वो बहुत balance- अच्छे कंप्लेन बैलेंस और बहुत दूसरा जरूरी ये है। डिमांड बहुत हो गई है लोगों में, ऐसे ही है। डिमांड बहुत हो गई, ये ला कर दें, वो ला कर दें, ये करें, उस दोस्त ने ये किया, उस आप क्या करते हो, तो बहुत सारी यहाँ चीज़ें हैं। सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा किरदार अदा किरदार करता है, है, ये ज़्यादा, डिवोर्स में, बहुत ये किरदार। ऐप्स जो आ गई हैं हाँ, इसमें भी बहुत ज्यादा घर खराब हुए हैं। घर खराब हो। इतनी ज़्यादा रंगीनियाँ बढ़ गई हैं ना, इतनी चीज़ें सामने आ गई हैं ना, हमारे बच्चे भी और बच्चियाँ भी, दोनों की बात करूँगा मैं, खाली ख़वातीन के लिए नहीं कहूँगा, बच्चे भी हमारे यंगेस्ट जो हैं वो हर रोशनी चाहते हैं, वो अपने साथ भी हर चीज़ चाहते हैं। चले जैसे मैं बच्चियाँ कथा कलामी के लिए मादरत एक कॉल हम ले लेते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे इकबाल साहब। थैंक यू भाईजान, आपने मुझे इनवाइट किया। ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर साहब इकबाल साहब का। इकबाल अडवाणी साहब, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया की सियासत पर, मईशत पर आपकी नज़र रहती है। मैं मईशत पर भी आता हूँ। पहले ज़रा एक इमरान खान साहब की बहन है मौसूफ़ा नौरीन साहिबा, वो भारतीय मीडिया पर आजकल छाई हुई हैं। क्या ये फिर से एक बड़ा ब्लेंडर आप नहीं समझते हैं? मैंने यही पहले भी कहा कि ये खुद ऐसी गलतियां करते हैं कि बाद में सामने हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इनके पास ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। अभी इनको जरूरत ही नहीं है इमरान खान के, तो किसी भी, यानी बल्कि तो मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि पीटीआई के किसी भी मेंबर को इंडिया मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो क्यों इस तरह कर रहे हैं, बाद में हालात खराब ही हो जाएंगे, फिर इनके लिए कोई स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है या निकल सकती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इंडिया का नाम जहाँ आएगा वहां तो पाकिस्तान पूरा एक तरफ हो जाएगा। और मुझे लगता है इसका पीटीआई को, खान साहब को बहुत नुकसान होगा। इन चीजों से इनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो इनके लिए काफी नुकसानदेह साबित होगी। मुझे याद आ रहा है आपने कुछ अर्सा पहले कहा था कि खान साहब का अपना मीडिया, सोशल मीडिया, इनके अपने लोग ही शायद इनसे मुखलिस नहीं हैं, ये किसके कहने पे पार्टी चल रही है। अब शायद वो आपका तज्जिया दुरुस्त साबित हो रहा है। बिल्कुल यही है, पता नहीं किस तरह कौन इनको समझा रहा है। यानी जो भी, अगर मैं तो यही कहूंगा, ये जो इनका जो सोशल मीडिया है या जो इनके लोग हैं, वो ज्यादातर वो पीटीआई के दुश्मन वाला काम कर रहे हैं। जो पीटीआई के दुश्मनों को काम करना चाहिए वो पीटीआई के खुद के लोग ही वही काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से आज पीटीआई यहाँ तक पहुंच गई है और खान साहब का यहाँ तक हाल पहुंच गया है। और मुझे लगता है अगर यही सिलसिला जारी रहा तो और ज्यादा इनको प्रॉब्लम आएगी। फाइनली सर, मंडे को फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन निकल रहा है। चेमागोइयाँ ये हैं कि एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। इस दौर को आप कैसा देखते हैं? देखें, ये दौर के मतलब देखें, अभी इसकी वजह देखें हर चीज का तारो मदार एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिस तरह की जा रही है ने, उसके हिसाब से तो पाकिस्तान में ये जो हो रहा है सही हो रहा है। क्योंकि आपको पता है हर मुल्क में जंग हो रही है, हर मुल्क कहीं ना कहीं लड़ ही रहा है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसे में यानी एक पावर अगर हमारी इस तरफ शिफ्ट भी हो जाती है तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। जो हालात दुनिया के चल रहे हैं उस हिसाब से ये पावर जो ट्रांसफर हो रही है, जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए अच्छा ही साबित होगा। ये भी बताइएगा, अब एक फैक्ट्स एंड फिगर वाजे हो गए हैं कि पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है। 20 साल के रिकॉर्ड टूट गए, 7.1% तक हम आ गए हैं। इसके कंट्रोल के लिए वफाकी हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे? क्योंकि आप खुद एक अच्छे कारोबारी और अच्छे मईशतदान हैं, पाकिस्तान की मईशत को, दुनियाई मुल्कों की मईशत को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने का एक सबसे आसान तरीका अपनी इंडस्ट्रियों को मजबूत करें। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, इंडस्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ेगी हमारी महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई है जब हम किसी मुल्क से भी माल लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी इंडस्ट्रियों को बचा नहीं पा रहे। हमारी दिन ब दिन इंडस्ट्रियां कम बंद होती जा रही हैं। ना गवर्नमेंट इनको गैस दे पा रही है, ना लाइट दे पा रही है, ना पानी दे पा रही है। जब तक हम अपने
बिजनेस को, लोकल बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, खास करके हमारे यहाँ इंडस्ट्रियों को तहफुज नहीं देंगे, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियां बंद होती जाएंगी हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो सैलाब वगैरह की वजह से हमारी फसलें तबाह हो गई, जिसकी वजह से महंगाई बढ़नी थी वो बढ़ गई। सैलाब की रोकथाम के लिए, फसलों की तबाही को रोकने के लिए एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना पड़ेगा। इन सब चीजों को जहाँ के अगर हम कर पाएंगे तब महंगाई कम होगी, अदरवाइज तो महंगाई और बढ़ जाएगी। एक मेरा आखिरी आपसे सवाल है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब दोबारा मार्केट में इन हो गए हैं और वो मरियम साहिबा के साथ साथ लोगों को मुफ्त घर स्कीम की कॉलें भी खुद करते हुए नज़र आते हैं, वो तनकीद करते हुए भी नज़र आते हैं। फिर ये भी चीमा-गोइयाँ हैं कि इस सदर आसिफ अली जरदारी के बाद नेक्स्ट सदर नवाज शरीफ का नंबर है। अब तो लोग पहले से ही प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, नवाज शरीफ को सदर मुझे तो नहीं लगता फिलहाल कोई ऐसा चांस है। हाँ, नवाज शरीफ इन हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहां तक यानी जहां पर आम लोगों को फायदा पहुंच रहा है, इस तरह के काम जैसे आपने कहा मरियम नवाज के साथ, वहां तक तो सही है। लेकिन ये जो इदारों पे तनकीद शुरू कर देते हैं, अचानक चेंज हो जाती है इनको टोन, उसको इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये वही वाला पुराना तरीकेकार होगा कि इदारों को नाम लेकर बात करेंगे जनरलों की, ये वो, तो और माहौल खराब हो जाएगा। नवाज शरीफ को इस चीज से अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। बाकी चीजें अच्छा है, फलाई कामों के हवाले से जो भी काम कर रहे हैं, जो आम लोगों को फायदा पहुंचाने के हवाले से जो गवर्नमेंट पंजाब के साथ, वो चीजें तो सब सही हैं। बाकी इनको मतलब अपने बातों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, स्टेटमेंट देने में सोच के बोलना पड़ेगा, यहाँ पर इनको केयरफुल लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर इनको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी चीजें तो सब सही है, इन हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। बाकी मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट तो मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही है। नहीं आ रहे आपको। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, एक बार अडवाणी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। और प्रोड्यूसर साहब, अगर उम्मे फरवा साहिबा लाइन पर आ गई हैं, बड़ी उनकी स्ट्रगल है, वो एक ऐसी एसोसिएशन उन्होंने बनाई जो कि आने वाले हमारे जो CSS के तलबा और तालबात हैं उनके लिए एक कहें कि मशले राह है, एक शम्मा है, एक रोशनी है कि अगर वो सक्सेस होती हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि CSS के एग्ज़ाम से महरूम हो गए हैं, शायद उनकी महरूमी को ख़त्म करने में उम्मे फरवा और उसकी टीम अपना किरदार अदा कर सके। तो हमारी विश थी कि आज के शो में हम उम्मे फरवा से पूछें कि उनकी जो ये स्ट्रगल है वो कहाँ पहुँची। अगर वो लाइन पर आ चुकी हैं तो उनको ज़रूर आप इन करवाएं। हमारे प्रोड्यूसर साहब आले अब्बास साहब हैं, और चूँकि हम आखिरी सेगमेंट है, कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको लेके चलें। और मैं मैसेज भी लूँगा अपने बैठे हुए ऑडियंस से। पहले मैं आपसे लूँगा, फरवा क्या मैसेज देंगी? फरा जी जी मैं एक कॉल ले लूँ फिर आपसे मैसेज लेता हूँ। उम्मे फरवा जी आ चुकी हैं, आप प्रेसिडेंट हैं एस्पायरेंट CSS की जो एसोसिएशन है, और आपकी बड़ी सर्विसेज हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि CSS के एग्ज़ाम में रह गए। उम्मे फरवा जी, प्रेसिडेंट CSS एस्पायरेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, खुश आमदीद कहेंगे उम्मे फरवा आपको शो में। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आके एक दफ़ा दोबारा बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया सर। उम्मे फरवा, आप डिज़र्व करती हैं। और ये बताइएगा आपकी स्ट्रगल कहाँ पहुँची? आपकी एसोसिएशन ने जो एक ठान लिया है कि हमने मंजिले मकसूद तक जाना है, हमने एज रिलैक्सन लेनी है, हमने चांसेस में इजाफा करवाना है, कोई खैर की खबर आई उम्मे फरवा? जी अभी हमारी जो मैंने आपको लास्ट टाइम शायद बताया था, राना महमूदुल हसन साहब ने, जो कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेनेट फॉर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के चेयरमैन हैं, उनको जब हमने अपना ये मसला बताया तो उन्होंने हमारी एक सब कमेटी बनाई थी जिसके अंदर हम लोग मेन स्टेक होल्डर्स थे। उसकी 3 मीटिंग्स हम अब तक अटेंड कर चुके थे, और जो हमारी अभी 27 को मीटिंग थी, 2 दिन पहले, वो हमारी कंक्लूडिंग मीटिंग थी। और हम बहुत ज़्यादा डरे भी हुए थे क्योंकि उस मीटिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला होना था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस हम लोगों ने जीत लिया है जो हमारा केस स्टैंडिंग कमेटी में था। तो उसकी बेस पे अब जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं उसमें था कि CSS की एज लिमिट 30 to 35 की जाए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 से बढ़ा के 5 की जाए। और एज इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एजेंडा फॉरवर्ड हो चुका है, और उसके ऊपर जो है वो रिकमेंडेशन सर सलीम मांडवी वाला जो कि पीपल्स पार्टी से हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बल्कि पूरी पीपल्स पार्टी का,
मैंने अपनी तमाम पोस्ट्स में लगाया है। देखिए हम जबरदस्त। बिल्कुल ए पॉलिटिकल लोग हैं ना, बेहतरीन People's हम Party, स्टूडेंट्स सर, हैं, जबरदस्त। लेकिन जी, लेकिन एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हम उनका नाम जरूर लेंगे जो हमारी इस स्ट्रगल में, हमारी 1 साल की मेहनत में हमारा साथ ले देंगे। नाम बिल्कुल लें, साजिद का नाम भी ले लिएगा। पीपल्स पार्टी ने शुरू से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हमें मिले हैं उन सब ने हमें बिहाइंड द कर्टन और ऑन फ्रंट बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो इसलिए मैं सलीम मांडवीवाला साहब का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमारे इस मसले को समझा, जबरदस्त। एस्पायरेंट्स के पेन को महसूस किया और उन्होंने हमारी रिकमेंडेशंस को एज इट इज फॉरवर्ड किया और रेकमेंड किया। इवन उसी कमेटी के अंदर बहुत ज्यादा रिलक्टेंस थी, बहुत ज्यादा उन्हें मुश्किलात का और इख्तलाफात का सामना करना पड़ा मेंबर्स की तरफ से, दूसरी पार्टीज की तरफ से, जो कि नहीं चाह रहे थे। बट सर सलीम मांडवीवाला ने सबसे ऊपर होके हमारे दर्द को महसूस करते हुए अवामी लीडर होने का सबूत दिया और उन्होंने इस हमारी रिकमेंडेशन को फाइनल कर दिया। लेकिन आपने साजिद हुसैन का नाम नहीं लिया, वैसे हमारे थैंक यू नाम नहीं लिया आपने। सर आपने तो मुझे दूसरी बार मेरी आवाज नेशनल लेवल पे बुलंद करने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच। मैं आपके प्लेटफॉर्म का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। खुश रहें, आबाद रहें, और जब ये मामलात हो जाएं तो आप हमें बताइएगा, हम फिर विफाकी। सर मैं एंड पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अभी हमारे जो बिल्स हैं ना, हम इस चीज को लेजिस्लेशन में भी लेके आना चाह रहे हैं। अभी हमारा एक बिल सेनेट में जो है वो मंडे को मूव होने जा रहा है और एक ट्यूसडे को मूव होने जा रहा है। अभी हम लोग, अगर आप इस सिनेरियो को समझे, हम पूरे पाकिस्तान से हर सूबे से 2-2 लोग हैं, तकरीबन हम 10 लोग हैं जो इस टाइम हॉस्टल्स में इस्लामाबाद में रुके हुए हैं और हम हर महीने इतने पैसे लगा के यहाँ पे आते हैं पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो अभी हमारे जो बिल्स हैं वो मूव होने जा रहे हैं। आप हमारी ये आवाज प्लीज आला ओहदेदारान तक, पॉलिटिशियंस तक पहुंचा दें, हुकूमत तक पहुंचा दें कि प्लीज हमारे बिल्स को हर दफा एजेंडा से निकाल दिया जाता है। पहुंच गई उम्मे फरवा, आवाज हमने पहुंचा दी, हमने अपना हक अदा कर दिया। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उम्मे फरवा जी अपना मौक़िफ़ दे रही थी और मैं ज़रा अपने ऑडियंस से मैसेज लो, हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। जी मैसेज निर्मा, क्या मैसेज देंगे आज के नौजवानों को? मैसेज यही है कि आपको ज़िंदगी में कोई छोटी सी भी नेकी करने का मौका मिले, चाहे वो किसी की जॉब है, किसी को आपने कपड़े देने हैं, किसी को पैसे देने हैं, किसी को खाना खिलाना है, उसमें देर ना करें, क्योंकि इसका अजर उस रब से ज़रूर मिलता है। और कभी फीडबैक किसी से ना लें कि मैंने ये किया, तुमने क्या किया। दिखावा नहीं करना। आप क्या मैसेज देंगे? मेरी तरफ से मैसेज यही है कि कभी भी मेहनत करने से अपने आप को पीछे नहीं हटाएं और बेगर्ज होकर मेहनत करें, इसलिए कि इसका अजर आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और इल्लामा इकबाल का कॉल है, वो बड़ा ज़बरदस्त है और मुझे बहुत पसंद है। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, बेहतरीन। असलम साहब। सर मैं एक बहुत तकलीफ़ से बैठा हूँ इस वक्त प्रोग्राम में, माजरत के साथ। मैंने असल में एक इदारे से भी आपको पता है कि मेरा ताल्लुक़ है, कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन, बहुत बड़ा इदारा है जो कराची को संभालता है। आई एम कॉन्ट्रैक्टर। तो वहाँ पे हमारे एक साथी, एक हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर, हमारे बहुत हरदिल अजीज़, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी, और पूरे इदारे के लिए वो सरमाया थे। उनका अभी परसों रात को अभी अपनी फैमिली के साथ गए थे तफरी के लिए पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, वहाँ रात को उनका इंतकाल हो गया। तो बहुत अफसोसनाक खबर है। सैयद इमरान अली ज़ैदी साहब GMD रेवेन्यू थे और इतना बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था उनका, और इदारे के लिए एक सरमाया थे वो। तो इदारा जो एक बहुत मोहसिन से और एक अच्छे इंसान से महरूम हो गया। तो बहुत तकलीफ के साथ बस मैं उनके जो अहले खाना है उनके साथ में ताज़ियत, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हम आपकी दुख में बराबर के शरीक हैं। और ये वो कमी है जो कोई पूरी नहीं कर सकता। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं,